नमस्कार। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं सुचित्रा कश्यप इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद ने उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में इतना विशिष्ट कार्य किया कि उसी विशिष्टता के कारण उन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी प्राप्त हुई। उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनमें रंगभूमि और गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि महाकाव्यात्मक उपन्यास से तात्पर्य क्या है। इतना कहा जा सकता है कि जिन्हें हम महाकाव्यात्मक उपन्यास कहते हैं वे न केवल महाकाव्य के औदात्य से मंडित होते हैं, अपितु उनकी कथावस्तु, चरित्र विधान पद्धति और वातावरण का फलक भी अत्यंत व्यापक होता है। जब कलाकार साहित्य के क्षेत्र में सामने आता है और उसका अनुभव विशाल से विशालतर बनता है, तब वह देशकाल की सीमाओं को पार करके किसी एक देश या युग विशेष तक सीमित नहीं रह जाता। वह युग युग से जुड़ जाता है और समूचे विश्व का हो जाता है। इतना ही नहीं, कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी गंभीर और व्यापक दृष्टि के माध्यम से युग की परिस्थितियों को अपनी रचना में समेट लेते हैं। जो कलाकार ऐसे होते हैं उन्हीं की प्रतिभा जब उपन्यास के क्षेत्र में आती है तब वे महाकाव्यात्मक उपन्यास की सृष्टि करते हैं। रंगभूमि प्रेमचंद की ऐसी ही महाकाव्यात्मक प्रतिभा का परिणाम है। जब हम महाकाव्यात्मक उपन्यासों की चर्चा कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि हम जानें कि महाकाव्यात्मक उपन्यासों की विशेषता क्या होती है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि महाकाव्यात्मक उपन्यास के अंतर्गत विशद और व्यापक कथानक तो होता ही है, पात्रों की संख्या भी विशद होती है और वातावरण की व्यापकता के साथ साथ उपन्यासकार किसी महान लक्ष्य से प्रेरित होकर रचना करता है। महाकाव्यात्मक उपन्यास में नियंत्रित और सुनिश्चित कथा वस्तु के स्थान पर अनियंत्रित कथा वस्तु होती है, इसीलिए उसका चित्रफलक विशाल और व्यापक होता है। महाकाव्यात्मक उपन्यास की कथा वस्तु में संबद्धता प्राय नहीं पाई जाती है। उसमें युग जीवन समग्रता में चित्रित अवश्य होता है। इतना ही नहीं, महाकाव्य राष्ट्रीय और जातीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधि चित्र होता है। इसके साथ ही वह ऐसी कहानी का निदर्शन देता है जो हमेशा और सर्वत्र एक रूप रहती है। उसके पात्रों की संख्या भी स्वल्प ना होकर अधिक होती है। चित्रांकन भी सीमाबद्धता से परे होता है। इससे स्पष्ट है कि कथा वस्तु और चित्रांकन दोनों अनियंत्रित होते हैं। उपन्यास लेखक की दृष्टि उसमें प्रमुख रूप से महत उद्देश्य की पूर्ति में लगी रहती है। कथा वस्तु और पात्र तो महाकाव्यात्मक उपन्यास के रचयिता के उद्देश्य की पूर्ति के साधन मात्र होते हैं। उत्तम उपन्यास लेखक के आत्मान्वेषण का प्रकाशन भी महाकाव्यात्मक उपन्यासों में देखा जा सकता है। उपन्यासकार जब महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखता है तब वह अपनी रचना को ठोस वैचारिक धरातल पर प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास एक वृहत आकार का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें जो कथा वस्तु है वह बहुत बड़ी है, बिखरी हुई है और लेखक ने उसे अनियंत्रित ही रहने दिया है, क्योंकि उसकी दृष्टि कथा वस्तु को संभालने की ओर नहीं है, अपितु वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में प्रवृत्त होकर अपनी रचना को आगे बढ़ाता गया है। रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख मंच काशी के पास पांडेपुर की एक छोटी सी बस्ती है। इस छोटी बस्ती को केंद्र में रखा गया है
किंतु उसके साथ ही साथ उपन्यास में जो दृश्य दिखाए गए हैं वे बनारस, उदयपुर रियासत और भीलों की एक बस्ती में भी घटित होते हैं। इसकी कथा वस्तु में कई परिवार हैं और उनके कई वर्ग हैं। इन सभी परिवारों और वर्गों के सहारे राष्ट्रीय चेतना, युग का चित्रण, जीवन की विविध समस्याओं और चरित्रों के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रेमचंद ने यह प्रयास किया ही नहीं कि उनकी कथा वस्तु नियंत्रित होकर सामने आए। इसमें जो कोई संदेह नहीं कि कथाखंडों में संबद्ध सूत्र तो विद्यमान हैं, किंतु वे ऐसे नहीं जान पड़ते कि कथा वस्तु की स्वाभाविक गति में वे अपने आप जुड़ते चले गए हैं। उपन्यास पढ़ते समय बराबर यही लगता है कि प्रेमचंद ने उन्हें जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास किया है। उदयपुर रियासत और पांडेपुर की कथा को जोड़ने वाली कड़ी विनय है, जो बड़ी कमज़ोर है। विनय और सोफिया की प्रेम कथा उपन्यास की शेष कथा से कटी छटी सी लगती है। इसके साथ ही भीलों की बस्ती का जो दृश्य है वह भी कथा से अलग है। फिर ताहिर अली की कथा को भी अनुपात और आवश्यकता से अधिक विस्तार दिया गया है। इन सब कथा सूत्रों को जोड़ने वाली या बांधे रखने वाली कोई बहुत शक्तिशाली कड़ी उपन्यास में नहीं है। इसी से ये बिखरे बिखरे से लगते हैं। स्पष्ट ही उपन्यास के अंतर्गत जो कथा है उसमें संबद्ध सूत्रों का अभाव है। यह स्थिति महाकाव्यात्मक उपन्यास के अनुरूप है। महाकाव्यात्मक उपन्यास के अंतर्गत पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। उपन्यास का कथानक जितना व्यापक होता है उसमें उतने ही अधिक चरित्र होते हैं। पात्र बहुलता के बावजूद महाकाव्यात्मक उपन्यास में पात्र जीवंत होते हैं। रंगभूमि उपन्यास की इस दृष्टि से भी एक उल्लेखनीय उपन्यास है, इसके अंतर्गत पात्रों की बहुत बड़ी संख्या दिखलाई देती है। प्रेमचंद ने नागरिक और ग्रामीण, अभिजात्य, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, क्रांतिकारी और सुधारक, देश और समाज के लिए उत्सर्ग करने वाले तथा देशभक्ति और समाज की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले दंभी हिंदू, मुसलमान और ईसाई, देशी रियासतों के शासक और अंग्रेजी अधिकारी, सहिष्णु और असहिष्णु, उदारमना और कट्टर सभी प्रकार के पात्रों का समावेश करके भारतीय समाज को विविध रूपों में प्रस्तुत किया है। रंगभूमि उपन्यास की यह स्थिति महाकाव्यात्मक है। इसमें ग्रामीण जीवन की झांकी भी प्रस्तुत करने के लिए प्रेमचंद ने दयागिरी, जगधर, नायक राम, पंडा, ठाकुर दीन, भैरव, बजरंगी, जमुना, सुभागी, ताहिर अली आदि पात्रों की सृष्टि की है। हम कह सकते हैं कि रंगभूमि में भारतीय समाज के विविध वर्गों के प्रतिनिधि पात्र विद्यमान है। इस उपन्यास में सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि समाज के संपूर्ण चित्रांकन की विविधता के साथ ही प्रेमचंद ने कुछ पात्रों की सृष्टि की है। ऐसे पात्रों में सूरदास, सोफिया, इंदु, नायक राम, पंडा आदि को लिया जा सकता है। प्रेमचंद ने इन पात्रों के व्यक्तित्व की व्यक्तिगत विशेषताओं का उद्घाटन करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इसमें आए पात्र वीर हैं, अतः पात्र विधान की दृष्टि से इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें महाकाव्यात्मक उपन्यास के पात्र नहीं हैं, बल्कि पात्र विधान को व्यापकता, पात्रों की संख्या और उनकी प्रस्तुति के आधार पर हम इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास कह सकते हैं। रंगभूमि उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहने में इसका उद्देश्य भी सहायक सिद्ध होता है। निश्चय ही इस उपन्यास का उद्देश्य महान है। महाकाव्यात्मक उपन्यास का लक्ष्य देश के संपूर्ण समाज का समग्र चित्र प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। रंगभूमि उपन्यास का उद्देश्य भी ऐसा ही है। इसमें प्रेमचंद ने अपने युग के भारत का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। अपने दूसरे उपन्यासों की भांति प्रेमचंद ने रंगभूमि में
किसी एक समस्या का, किसी एक विशेष समाज के अंग का चित्रण नहीं किया है, अपितु यहाँ उन्होंने समाज की विविध समस्याओं और उसके संपूर्ण अंगों का चित्र प्रस्तुत किया है। यह वह उपन्यास है जिसमें प्रेमचंद ने अपनी यथार्थवादी दृष्टि से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधि और परिस्थितियों का चित्रण करते हुए परिवर्तित होती जा रही मान्यताओं की ओर भी इशारा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नया जीवन दर्शन प्रस्तुत करके उसे सामाजिकता से ऊपर उठाकर सार्वभौम और निरंतर रूप देने की भी चेष्टा की है। जीवन दर्शन ऐसा है जो युगों तक संदेश देता रहेगा। उपन्यास का नाम ही अनेक अर्थ छवियों से जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद ने इस संसार को विशाल रंगभूमि माना है। यह वह रंगभूमि है जिस पर जीवन का विराट नाटक खेला जाता है। निश्चय ही इस नाटक का सूत्र संचालन ईश्वर करता है और सांसारिक प्राणी अभिनेता मात्र है। जब ऐसा है तो इस जीवन नाटक में जय पराजय, यश अपयश, लाभ हानि की चिंता किए बिना व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म ही पूरा करना चाहिए। रंगभूमि उपन्यास में सोफिया का उदात्त प्रेम, सूरदास की मानवता, ताहिर अली का त्याग, रानी जानवी का आदर्श और अपूर्व बलिदान आदि सभी मिलकर इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक गरिमा प्रदान करते हैं। इसमें भौतिक शक्तियों पर आत्मिक शक्तियों की विजय दिखाई गई है। यह स्थिति महान लक्ष्य की ओर संकेत करती है। रंगभूमि उपन्यास अपने युग का दर्पण होने के साथ ही नव युग की स्थापना की प्रेरणा भी देता है। धन्यवाद।